नागरिक को लेकर बहुत सारे सवाल आए। कई लोगों ने मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम के अलग अलग पहलुओं से नाखुशी जताई और पूछा कि ये जो भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, धन बल, बाहुबल, करप्शन, हम एक वोटर के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर बहुत बेबस महसूस करते हैं, हम क्या करें? देखिए, अगर आप अपने राजनीतिक परिदृश्य से बहुत बेबस महसूस करते हैं तो दो तरीके हैं। क्योंकि मैं जैसे ही आपसे कहूंगा कि राजनीति बहुत ज़रूरी काम है जो हम सबको करना चाहिए, तो आप मुझसे कहेंगे तो आप क्यों नहीं जा रहे। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अपने स्वधर्म को पहचान लीजिए, अपने मूल स्वभाव को पहचान लीजिए। अगर आपके मूल स्वभाव में राजनीति है या आप एक सोशली एक्टिव व्यक्ति हैं, समाज आपकी बात सुनता है और आपको समाज के साथ बात करने में अच्छा लगता है, आप बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के व्यक्ति नहीं हैं, तो मैं कहूँगा कि इस देश को, किसी भी देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे नेताओं की, बाकी सब सेकेंडरी बातें हैं। विज्ञान भी सध जाएगा, शिक्षा भी सध जाएगी, संस्कृति, कला सब सध जाएगा, नेता साधने बहुत ज़रूरी हैं। तो यदि आप में नेता बनने की संभावना है, थोड़ा रिस्क लीजिए, नेता बनिए। और देश की संसद में अगर 500-600 या 800 दोनों सदन मिला के कायदे के लोग बैठे होंगे तो उससे बेहतर स्थिति हो नहीं सकती। आप स्टार्टअप कर लें, आईएएस बन जाएं, एक्टर बन जाएं, प्लेयर बन जाएं, ये मान के चलिए कि आप सबकी ज़िंदगी डिफाइन वही करेंगे जो संसद में है, तो क्यों ना आप संसद में हो। लेकिन यदि आपका स्वभाव वैसा नहीं है, जो जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूं कि मेरा स्वभाव उस तरह का नहीं है, मैं अगर पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो शायद बहुत सहज नहीं रह पाऊंगा। और तो मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए क्या है, या तो आप पॉलिटिक्स में जाएं, मैं क्या करूं, या सौरभ जैसे राजनीति में नहीं है, सौरभ की जिम्मेदारी क्या बनती है। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर मैं राजनीति में नहीं हूं, जैसे मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, मेरा किसी पार्टी से ना संवाद सबसे होता है, लेकिन मैं किसी पार्टी का मेंबर भी नहीं हूं, ना मन से हूं, ना कागजों पर हूं, तो मेरी जिम्मेदारी यह बनती है कि किसी भी मुद्दे पर हर पार्टी को भूलकर अपने सुनने वालों को यह बताऊं कि क्या सही है, क्या गलत है, ताकि हमारे देश में एक राजनीतिक मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आए। उसमें जो थोड़ी बहुत भूमिका मैं निभा सकता हूं, मैं निभाऊं। और यदि इस प्रोसेस में कुछ अच्छे नेता निकलते हैं जिसमें थोड़ी भूमिका मेरी भी है, तो मैं तो इतने में संतुष्ट हूं, इतना काफी है मेरे लिए। जी, ऑन दैट नोट, क्या विकास दिव्यकीर्ति को कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन करने का या चुनाव लड़ने का या किसी भी तरह से अपनी सेवाएं देने का ऑफर आया है? मतलब सीधा ऐसा ऑफर तो नहीं कि ये ऑफर आ जाइए, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ 2-3 बड़ी पार्टियों से संवाद उन्होंने किया, लेकिन जैसे ही मुझे समझ में आता है कि वो इसलिए संवाद कर रहे हैं तो मैं पीछे हट जाता हूं। जहां तक बात मिलने की होती है कि एक बड़े नेता हैं, मिलना चाहते हैं, तो मिलने में मुझे कोई हर्ज नहीं लगता, सबसे मिलना अच्छा लगता है। पिछले 6 महीने में ऐसा 2-3 बार हुआ कि किसी पार्टी के अध्यक्ष मिलना चाह रहे हैं, तो जनरली मैं अब तक मिला नहीं हूं। मैं दूर से ही ये कह के कि मैं उस रास्ते पर जाने के मूड में हूं नहीं, तो फिर मुलाकात का फायदा है नहीं। तो फिलहाल ऑफर्स हैं, पर मैं बचता हूं इस चीज से। जो ऑलरेडी संसद में हैं या संसद में पहुंचने की दावेदारी रखते हैं, मैं उन पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। शुरुआत करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी, मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरा किसी पार्टी से एफिलिएशन ना है, ना होने की संभावना निकट भविष्य में है। मैं अपने मन की बात कहता हूं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे नरेंद्र मोदी इस समय बेस्ट चॉइस लगते हैं। दिल्ली में, ये आधा सेंटेंस था, मैं पूरा कर देता हूं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल बेस्ट चॉइस लगते हैं। मुझे इन दोनों में कोई समस्या नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस समय के हालात में मुझे अभी कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा जो मोदी जी से बेहतर पीएम बन पाए, ना ऐसा नेता जो अरविंद केजरीवाल से बेहतर सीएम बन पाए। तो मैं चाहता हूं कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम रहें, मोदी जी देश के पीएम रहें। और अब ये तय हो गया है कि इतनी क्लिप काट कर खूब वायरल की जाएगी, तो चलाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? राहुल गांधी अपने बेस्ट संस्करण लगातार बन रहे हैं।
पहले की तुलना में वो बहुत बेहतर हुए हैं और बेहतर हो रहे हैं। 2024 में तो मुझे संभावना नजर नहीं आ रही, लेकिन 29 में हो सकता है कि वो एक बड़े दावेदार हों, और अगर होंगे तो अच्छा है। हम क्यों मान के चलें कि एक ही पार्टी हमेशा देश चलाएगी? अलग अलग नेता, अच्छे नेता आए पॉलिटिक्स में, देश को संभालें, इसमें क्या बुरी बात है? संभालना चाहिए जी। एक इल्जाम भी लगता है विकास दिव्यकीर्ति जी, इल्जाम, हाँ मैं आ रहा हूं। ठीक है भाई, आप जनता पूछ रही है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपनी प्रतिक्रिया बता दीजिए। जब योगी जी को सीएम बनाने का फैसला हो रहा था, उस समय 2-3 उम्मीदवार थे और मैं दिल से चाहता था कि योगी जी सीएम ना बने। हाँ, मैं बहुत खुल के अपनी बात कहना पसंद करूंगा। मैं दिल से चाहता था कि योगी जी सीएम ना बने, क्योंकि मेरे मन में उनकी छवि थी कि वो एक मठ वाले आदमी हैं और धर्म का आदमी सीधा राजनीति चलाएगा तो उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन पिछले 5-7 साल के कार्यकाल में एक आध मुद्दे पर मुझे कभी कभी लगता है कि कानून का शासन कितना बचता है, कितना नहीं बचता है। इन परफॉर्मेंस पे देखूं तो मैं कहूंगा कि वो एक शानदार मुख्यमंत्री हैं, ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए हैं तो बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार के 2 बड़े और चर्चित नेता, मैं उन दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। पहले लालू प्रसाद यादव। इन्होंने मेरी सुपारी ली है मुझे लगता है और आज ये मुझे मरवा के मानेंगे। अरे नहीं। मेरा पिछले कुछ साल में नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री हैं और मैं जनरली ये मानता रहा हूं कि वो काफी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। नए लोगों में तेजस्वी यादव से मुझे काफी उम्मीद है और मुझे लगता है कि वो जो लालू जी के समय की बातें थी कि जंगल राज होगा, वो सब होगा। इस बार जब ये पार्टी सरकार में आई तो मुझे चिंता थी, लेकिन मैंने देखा कि पिछले कुछ महीनों के शासन में उन्होंने बहुत ताकत लगाई है कि वो छवि फिर से ना बन जाए। और अगर तेजस्वी यादव उन गलतियों से मुक्ति के साथ मुख्यमंत्री बनने के रास्ते पर हैं तो मेरा ख्याल है कि बिहार के भविष्य के लिए वो एक अच्छे नेता साबित होंगे। जी, मैं, ये आखिरी प्रश्न है इस सत्र का। कई लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कराने वाले और जो यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए हैं, दोनों लोग एक सेमी गॉड से हो गए हैं, डेमी गॉड से हो गए हैं। बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि अगर आपने आईएएस नहीं निकाला तो कुछ नहीं किया और आईएएस निकाल लिया तो आप सब कुछ हो गए हैं। जो सिविल सर्वेंट सिलेक्ट होते हैं उनकी रील्स वायरल होती हैं, प्रशासनिक कार्यों से इतर वायरल होती हैं, ब्यूरोक्रेसी में इसको लेके बहुत नाखुशी जताई जाती है कि आप इन सब चीज़ों को लेके क्यों इतना लाइमलाइट में आ रहे हैं। मॉक इंटरव्यूज़ को लेके, सफल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ को लेके, लबासना में ज़िंदगी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है। और बहुत सारे छात्र हैं जो रात दिन ये रीलें ही देखते रहते हैं पढ़ाई छोड़कर। क्या कहेंगे इस पे? मतलब इसमें 2 बातें हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी रील्स, टीचर्स जो हैं उनकी रील्स क्यों बनती हैं। कोविड के दौर में जब हमने यूट्यूब पे कुछ आना शुरू किया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, क्योंकि एक सामान्य समझ ये है कि हिंदी समाज पढ़ाई को लेके बहुत उत्सुक नहीं रहता है। एक सामान्य समझ ऐसी है और हमें भी लगता था, और मुझे ये बात हजारों बार कही गई है कि हिंदी समाज में पढ़ने की इच्छा है ही नहीं। जब मैंने अपने वीडियोस यूट्यूब पे डाले, लंबे वीडियो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का वीडियो भी, 6 घंटे का वीडियो भी डाला, तो मुझे यूट्यूब के धुरंधरों ने कहा कि 27 मिनट से ऊपर वीडियो डालेंगे तो पिट जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की छोटा करूं, मुझसे छोटा होता ही नहीं वीडियो, मैं विस्तार में ही बात करना पसंद करता हूं। लेकिन मैंने देखा कि जो वीडियो 3 घंटे 4 घंटे का है वो भी 2 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़ लोगों ने देखा। तो मैं एक बात तो आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में मेरी धारणा ये बन गई है कि हिंदी का समाज भी ज्ञान का, समझ का, पढ़ाई का उतना ही भूखा है जितना कोई भी सभ्य समाज होता है। और यदि मेरे जैसे कुछ लोग, जिनमें मैं भी संयोग से शामिल हो गया हूं, इसमें कुछ भूमिका निभा रहे हैं तो ये स्वागत की बात है। नंबर 1, कोविड ने क्या किया
कि जो वीडियोस पॉपुलर होते हैं उनके क्लिप निकाल के कई चैनल्स ने क्लिप्स डालनी शुरू की। मुझे मेरी टीम ने बताया कि करीब 40-50 हज़ार चैनल्स हैं जो हमारे क्लिप्स काट के चलाते हैं और पैसा कमाते हैं। हमने शुरू में एक्शन लिया 1-2 बार, फिर जब उन्होंने निवेदन किया कि सर आपको इसमें क्या दिक्कत है, हम पैसा कमा रहे हैं, तो हमें भी लगा कि हमें क्या दिक्कत है, और यदि कुछ लोग कमा रहे हैं, अगर इससे रोजगार बढ़ रहा है तो हमें क्या परेशानी है। अब उनका रोजगार बढ़ा और लोगों ने हमें पहचानना शुरू कर दिया। मुझे कोविड के समय में मध्य प्रदेश जा रहा था कार से, एक बार वो जिंदगी का पहला ऐसा वाकया है, एक रिमोट गांव के अंदर पेट्रोल पंप छोटा सा, वहां कार रोकी कि चलो पेट्रोल भरवा लेते हैं, डीजल भरवा लेते हैं। वहां में उतरा, वॉशरूम गया, और वॉशरूम में साथ में खड़ा हुआ व्यक्ति कह रहा है आप विकास सर हैं? तो फिर हम कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। अब सोचिए हालत क्या हुई होगी उस समय। मैंने कहा भाई तुम कौन हो? तो मुझे लगा ये कैसे जानता है मुझे। तो उसने बताया कि मैंने यूट्यूब पे आपको कई बार देखा है। उस दिन मुझे यूट्यूब की ताकत का एहसास हुआ। लेकिन 1 साल पहले तक केवल यूट्यूब में यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही जनरली मुझे जानते थे, और ये जो मुझे कह रहे हैं कि आरोप लगता है, उस आरोप की असली भागीदार यही हैं। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे उस सुरंग से बाहर निकाल के एक इंटरव्यू लिया ललन टॉप पे। मैं बहुत अंतर्मुखी आदमी हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। पिछले साल यहाँ भी नहीं आया था इसी अंतर्मुखी होने की वजह से। इन्होंने कहा कि आपको एक इंटरव्यू देना है हमारे ललन टॉप पे। वो मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था। उसके बाद तो फिर अब आप जानते हैं, जब लोगों ने देखा तो पहचानना शुरू किया। ये बात सही है, और मुझे लगता है कि अगर टीचर्स को लोग सम्मान देने लग गए हैं इस चक्कर में, तो इसमें बुरा क्या है? पढ़ाई लिखाई की कीमत बढ़ रही है तो इसमें बुरा क्या है? ठीक ही है भाई। एक समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने नायकों में किन को रखता है। हम क्यों मान के चले कि तेज बॉल को जोर से बैट मारने वाला ही नायक है, एक बॉल को लात मार के गोल करने वाला ही नायक है, और एक रोल को एक्टिंग करके जी लेने वाला ही नायक है समाज का? समाज के नायक सैनिक क्यों नहीं है? समाज के नायक अध्यापक क्यों नहीं है? समाज के नायक वो क्यों नहीं है जो हम सबके घरों की सफाई करने के लिए सीवर के अंदर उतरते हैं? तो हमें किसी भी देश का स्तर इस बात से तय होता है कि वो समाज किसको नायक मानता है। मैं टीचरों में इसलिए नहीं कह रहा हूं, किसी भी समाज में अगर टीचर का सम्मान बढ़ता है तो समाज के लिए फायदे की बात है, इसमें बुरी बात क्या है? अच्छा है।